हेलो एवरीवन। तो देखो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने आपका जो उपकला उत्तक वाला टॉपिक था वो चालू करा था, मतलब पिछले कुछ लेक्चर्स में। और हमने डिस्कस किया था भाई स्टार्टिंग में कि भाई जो उपकला उत्तक होती है आपकी, वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? भाई एक तो होती है आवरण और आस्तर उपकला, ये हमने पूरा पढ़ लिया। फिर दूसरा अगर हम देखें तो क्या होती है आपकी ग्रंथिल उपकला। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो किसके बारे में रहेगा भाई? आपकी जो ग्रंथिल उपकला होती है जिसे हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलते हैं। अब देखो कहानी क्या है भाई, जैसे आपके शरीर में मान लो कहीं पर उपकला है। उपकला में आप जानते हो भाई नीचे की तरफ क्या मिलती है आपको? बेसमेंट मेम्ब्रेन, आधार कला मिलती है। और उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? कोशिकाएं प्रेजेंट है। अब है क्या, मान लो यहां पर कुछ कोशिकाएं हैं और अब इनमें से एक कोशिका को काम दे दिया कि भाई इस कोशिका को क्या बोल दिया कि आपको कुछ बनाकर अब रिलीज करना है, किसी प्रकार का आपका स्राव या सिक्रीशन करना आपको। मान लो कोई सेल थी, उसको बोल दिया कि भाई आप स्वेट बनाओ, पसीने को बनाकर रिलीज करो। या कोई ग्रंथि थी, उसे बोल दिया भाई आप मिल्क बनाओ सेल को। तो होता क्या है, वो जो सेल है वो अपने आप में भाई ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा अलग काम करने के लिए दे दिया है। तो वो सेल अब अपने आप में थोड़ा बहुत चेंज करेगी। ठीक है। तो चेंज करने के बाद वो कुछ स्राव को करने लग जाती है। तो याद रखना, अगर किसी जगह से कुछ स्राव होने लग जाए तो उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? ग्रंथि बोलते हैं और ग्लैंड बोलते हैं। कहानी क्या है भाई, कि जैसे कहीं पे उपकला थी, जैसे भाई आपकी स्किन का एग्जांपल ले लेते हो। स्किन पे यहां पर शल की कोशिकाएं हैं, है ना? यहां पर आपका संयुक्त उपकला होता है। अब यहाँ पे कुछ कोशिकाएं थी, उनको काम दे दिया कि आपको भैया पसीना जो होता है ना, स्वेट आपका, उसको बनाकर रिलीज करना है स्किन को ठंडा रखने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है, इन कोशिकाओं को कुछ बनाकर रिलीज करना है, तो इन्हें अपनी संरचना में थोड़ा बहुत बदलाव करना पड़ेगा। तो फिर वहां से क्या कुछ सिक्रीशन होना चालू हो गया। तो किसी जगह से अगर कोई सिक्रीशन होना चालू हो जाए तो याद रखना उस जगह को कहते हैं हम ग्रंथि। और ये जो उपकला अब यहां पर है, इस उपकला को हम क्या बोल देते हैं? ग्रंथिल उपकला, और इंग्लिश में इसको हम बोल देते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब एक चीज और आप याद रखना भाई, ज्यादातर जो कोशिकाएं होती है भाई किसी ना किसी प्रकार का स्राव बनाकर छोड़ना है ना? और जो भी चीजें बननी है वो कोशिका के अंदर जो कोशिकांग होते हैं, जैसे आपने अंतःद्रव्य जालिका के बारे में सुना है। ज्यादातर चीजें कौन बनाता है सेल के अंदर? जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वही बनाता है। तो किसी चीज को बनाकर अगर छोड़ना है तो उस सेल के अंदर रेटिकुलम जो है उसका अमाउंट ज्यादा होना चाहिए। और रेटिकुलम अगर ज्यादा नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है वो स्राव को बनाकर नहीं छोड़ पाएगी ज्यादा। तो इसीलिए भाई जो आपके शरीर की चपटी कोशिकाएं होती है, शेल की कोशिकाएं होती हैं, वो ज्यादातर केसेस में किसी चीज का स्राव नहीं करती। ज्यादातर जो उपकला आपको देखने मिलती है जो किसी चीज को स्राव कर रही है, वो कैसी होगी भाई? या तो वो घन के आकार की होती है या फिर वो स्तंभ के आकार की होती है। क्योंकि भाई चपटी कोशिका बहुत छोटी सेल हो गई, उसके अंदर बहुत ज्यादा चीजें होंगी नहीं, वो किसी चीज को बना नहीं पाते। तो आप इतना याद रख लेना भाई, जैसे डेफिनेशन अगर हम देखें तो शरीर में क्या भाई, कुछ स्तंभाकार और कुछ घनाकार कोशिकाएं क्या करती हैं? स्राव की विशेषता रखती हैं। ठीक है, उन्हीं उपकला को क्या बोल देते हैं हम? ग्रंथिल उपकला कहते हैं। जैसे आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो कि भाई जैसे यहां पर क्या था, कुछ सेल्स थी, इनमें से यहां पे कुछ सेल्स है, इन्होंने क्या करा, कुछ स्राव चालू कर दिया। तो अब उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? ग्रंथि बोलते हैं, ग्लैंड बोलते हैं। और इस उपकला को हम क्या नाम दे देंगे? हम ग्रंथिल उपकला और ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब एक छोटा सा मतलब क्लासिफिकेशन दे रखा है कि भाई जो उपकला है ग्रंथिल, उसको कैसे कैसे विभाजित किया गया है। तो देखो पहला जो विभाजन है या फिर जो वर्गीकरण है, वो किसके आधार पर किया गया है? कोशिकाओं की संख्या के आधार पर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कहीं पर उपकला उत्तक है और उस उपकला उत्तक के अंदर क्या है? कोशिकाएं हैं। ठीक है। और अब इन कोशिकाओं में अगर हम देखें, मान लो वहां पे 100 कोशिकाएं हैं और इन 100 कोशिकाओं में से सिर्फ कोई एक कोशिका ही है जो किसी स्राव को, किसी सिक्रीशन को छोड़ रही है। ठीक है। तो उस कोशिका को या फिर उस ग्रंथि को बोला जाता है क्या? एक कोशिकीय ग्रंथि, जो सिंगल अकेली होगी वहां पे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई वो एक ही होगी बॉडी में, मैं ये कह रहा हूं कि जब भी होगी तो अकेली होगी। जैसे एक यहां पर है तो दूसरी यहां पर होगी, फिर तीसरी यहां पर होंगी, है ना? एक साथ बैठी हुई नहीं होंगी।
तो अगर मान लो कोई ग्रंथि है जो एक ही कोशिका की बनी हुई हो, उसे हम क्या बोल देते हैं? हम एक कोशिकीय ग्रंथि। लेकिन मान लो कोई जगह है, वहां पर कई सारी सेल्स थी, वो मॉडिफाइड हो गई और एक ही प्रकार के स्राव को करने लग गई। मान लो 100 सेल है, उन 100 सेल्स में से 20 सेल्स क्या होगी? मॉडिफाइड हो गई और क्या करने लगी? किसी प्रकार के स्राव को करने लग गई। तो अब इस ग्रंथि को हम क्या बोलते हैं? बहुकोशिकीय ग्रंथि। तो इस चीज को आप याद रख लेना भाई। सबसे पहले अगर हम देखें तो ग्रंथि को हम कोशिकाओं की संख्या के आधार पर, मान लो उस ग्रंथि के अंदर सिर्फ एक ही कोशिका है, तो उसे हम क्या बोल देंगे? एक कोशिकीय ग्रंथि। तो याद रखना क्या होगी भाई? पृथक और सिंगल आपको क्या मिलेगी? ग्रंथिल कोशिका मिलती है। अब शरीर में मिलती कहां पर है? तो इसमें एक एग्जाम्पल आप याद रख लेना कि भाई हमारे आहार नाल में और हमें एक कोशिका मिलती है जिसको हम कलश कोशिका बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं गॉबलेट सेल। देखो कहानी क्या है, जैसे भाई आपका पाचन तंत्र हो गया, तो हमने भाई पीछे वाले चैप्टर में, पिछले टॉपिक में पढ़ा हमने उपकला में कि आपकी जो छोटी आंत होती है, बड़ी आंत होती है, इन सब में अगर आप देखोगे तो उनका जो आस्तर है वो सरल स्तंभाकार उपकला का बना हुआ होता है। अब कहानी क्या है भाई, वहां पे एक सेल थी, उस सेल को क्या बोल दिया? मैसेज दे दिया एक कि भाई अब आपको म्यूकस को बनाकर रिलीज करना है। मान लो ये सेल थी वहां पर, ये वाली, इसको बोल दिया कि आपको क्या करना है? म्यूकस को बनाकर रिलीज करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, इस सेल को थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। तो होता क्या है भाई, ये सेल जब श्लेष्मा को बनाती है, म्यूकस को, तो वो म्यूकस इसके आगे वाले भाग में ना, कोशिका का जो आगे वाला भाग होता है, वहां पे इकट्ठा होने लग जाती है। तो ये सेल जो है वो आगे से कैसी हो जाती है? मोटी हो जाती है, और पीछे से पतली हो जाती है। ठीक है, तो आप कलश समझते हो, इंग्लिश में इसको बोलते हैं गॉबलेट। भाई जैसे वाइन का जो गिलास होता है, वाइन का गिलास ऐसे देखते हो ना आप कुछ, तो वैसा ही कुछ दिखने लग जाती है। आपका जो कलश होता है वैसे दिखने लग जाती है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? कलश कोशिका। अभी कलश कोशिका क्या करेगी? म्यूकस को बनाकर आपका जो उपकला होती है ना, छोटी आंत बड़ी आंत आमाशय के अंदर, उसको छोड़ती रहेगी। अब क्या होगा? देखो कहानी क्या है भाई, पहले दो स्तंभाकार कोशिका होंगी, फिर एक कलश कोशिका हो गई है, फिर एक क्या होगी? आपकी स्तंभाकार कोशिका होगी, फिर स्तंभाकार कोशिका होंगी, फिर कलश कोशिका होगी। तो जैसे मैंने भी आपको समझाया कि भाई क्या कहा मैंने, कि यहां पर कोशिका जो है वो अकेली होगी जब भी होगी, ये नहीं है कि वो एक ही होगी। वहां पे मान लो 100 सेल्स है, तो जैसे एक कलश कोशिका होगी, फिर आपकी बहुत सारी स्तंभाकार कोशिकाएं होंगी, फिर एक कलश कोशिका आएगी, फिर बहुत सारी स्तंभाकार कोशिकाएं होंगी। इसीलिए इसको हम क्या नाम दे रहे हैं? यूनिसेल्युलर ग्लैंड और एक कोशिकीय ग्रंथि। ठीक है, तो आप इसमें फिलहाल अभी के लिए खाली एक एक एग्जांपल याद रख लोगे कि आहार नाल की आपकी जो कलश कोशिका होती है। दूसरा अगर हम देखें तो बहुकोशिकीय ग्रंथि, भाई जैसा भी आपको बताया कि मान लो एक एरिया है, 100 कोशिकाएं हैं वहां पे मान लो, और उसमें 20 कोशिकाएं जो एक साथ बैठी हुई है, वो सब मॉडिफाइड हो गई और किसी प्रकार के स्राव को करने लग गई। जैसे भाई यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कई सारी कोशिकाएं हैं, तो एक ही प्रकार की कोशिकाएं एक साथ बैठ गई और किसी प्रकार के स्राव को कर रही हैं। तो इसे अब क्या बोल देते हैं? हम बहुकोशिकीय ग्रंथि बोल देते हैं। तो इसमें आप देख सकते हो भाई, इसमें क्या है? ये कोशिकाओं के पुंज और जो ग्रुप जिसको बोलते हैं, उसकी बनी हुई होती है। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसमें आप देख लेना। जैसे आप एनसीईआरटी जब देखोगे तो यूनिसेल्युलर ग्लैंड में इस वाले डायग्राम को दे रखा है, और मल्टी सेल्युलर में इस वाले डायग्राम को दे रखा है। तो आप देख लेना, इसके अकॉर्डिंग कई बार क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं। अब जैसे भाई बहुकोशिकीय ग्रंथि की अगर हम बात करें, तो जैसे कलश कोशिका हो गई, और एक दो ग्रंथि और छोड़ दो, उसके अलावा शरीर की जितनी भी आपकी ग्रंथियां होती हैं, वो सारी की सारी कैसी होती हैं? आपकी बहुकोशिकीय ग्रंथि होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके शरीर में भाई जैसे पाचन ग्रंथियां हैं, है ना, आप कहते हो माउथ के अंदर भाई आपकी स्लाइवरी ग्लैंड हो गई, लार ग्रंथि, फिर आमाशय के अंदर जठर ग्रंथि होती है, फिर आपकी अगर हम बात करें छोटी आंत में, तो उसमें एक ग्रंथि मिलती है हमको, जिसको आंतीय ग्रंथि अभी के लिए नाम ले लेते हैं। तो वो सारी जितनी भी आपकी पाचन ग्रंथियां होती है, सारी बहुकोशिकीय ग्रंथि है। इसके अलावा भाई अगर हम जनन तंत्र की बात करें, जनन तंत्र में अगर हम देखें तो जैसे अगर हम मेल की बात करें, तो मेल में हमें कौन कौन सी ग्रंथि मिलती है? एक तो पूरस्थ मिलती है, प्रोस्टेट, एक शुक्राशय मिलते हैं, और एक कंद मूत्रपथ ग्रंथि मिलती है। और महिलाओं में देखो तो स्तन ग्रंथि हमको मिलती है। तो ये जो जनन ग्रंथियां होती हैं, सारी की सारी क्या है? आपकी बहुकोशिकीय होती है।
इसके अलावा ये और एक नाम याद रख लेना आप कि भाई आपकी ये जो स्वेद का तेल मतलब आपकी जो स्वेट ग्लैंड होती है वो भी बहुकोशिकीय होती है। तेल ग्रंथि, आंसू ग्रंथि, स्तन ग्रंथि, बाकी पूरस्थ, शुक्राशय, कंदमूत्रपत्र और आपका कर्णमोम ग्रंथि। तो याद रखना जितनी भी ग्रंथियां होती हैं शरीर में वो सारी की सारी कैसी हैं, आपकी बहुकोशिकीय होती है। इसके अलावा भाई जैसे आप इन कपल्स को देख सकते हो, प्यार में पड़े हुए हैं, हाथ में हाथ डाल के घूम रहे हैं, तो इसमें आप देखो कई सारी ग्रंथि यहाँ पे दिखा रखी है। याद रखना हमारे ब्रेन के अंदर 3 ग्लैंड्स होती हैं। कौन कौन सी? एक तो हाइपोथैलेमस होती है यहाँ पर, जैसे आप देख सकते हो एक हाइपोथैलेमस दिखा रखी है यहाँ पर। फिर एक पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, और एक ग्रंथि और मिलती है यहाँ पर जिसको पीनियल ग्रंथि बोलते हैं। फिर जैसे नेक वाले पोर्शन पे आओ तो यहाँ पर आपको 2 ग्रंथि मिलती है, एक तो थायराइड, और थायराइड के पीछे मिलती है पैराथायराइड। फिर थोड़ा सा और नीचे आओ तो आप देख सकते हो यहाँ पे किडनी हो गई, किडनी के ऊपर आपको मिलती है अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड। फिर मेल्स में अगर हम देखें तो नीचे स्क्रोटम में क्या है, टेस्टिस है, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाते हैं। और फीमेल्स में अगर हम देखें तो ओवरीज होती हैं, जो कि क्या बना रही है, जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उनको बनाकर रिलीज कर रही है। तो ये जितनी भी ग्रंथि है भाई, चाहे आपकी पीयूष ग्रंथि हो गई, थायराइड ग्रंथि हो गई, पैराथायराइड हो गई, थाइमस ग्रंथि हो गई, अधिवृक्क ग्रंथि हो गई, वृषण हो गए, अंडाशय हो गए, ये सारी की सारी क्या है आपकी बहुकोशिकीय ग्रंथि में आ जाती है। तो भाई पहला जो क्लासिफिकेशन है वो किसके आधार पर किया गया है, कोशिकाओं की संख्या के आधार पर। अगर एक ही कोशिका है तो एक कोशिकीय है, और बहुत सारी कोशिकाएं वहां पर है तो बहुकोशिकीय। ये एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया अभी। अब देखो आप अपने शरीर में कोई भी ग्रंथि ले लो, है ना, हर ग्रंथि का क्या होगा, कोई ना कोई टारगेट होता है, मतलब कोई ना कोई लक्ष्य होगा। भाई हम क्या कह रहे हैं कि एक ग्रंथि है, वहां पे कोशिकाएं हैं जो किसी चीज के स्राव को कर रही है। अब वो स्राव किसी ना किसी के ऊपर तो जाके काम करेगा ना। भाई जैसे आप पाचन रस बना रहे हो तो वो खाने के ऊपर जाकर काम करता है, खाने को पचाता है। आपके स्किन पे अगर आप देखो तो स्वेट ग्लैंड होती है जो पसीने को बना रही है, जिसका काम है आपके स्किन को ठंडा रखना। आपकी जो चक्षु आंसू ग्रंथि होती है, लैक्रिमल ग्लैंड, वो आंसू को बनाती है, इसका काम होता है आपकी आई बॉल को वॉश करते रहना। तो कोई भी ग्रंथि आप शरीर में लो, हर ग्रंथि का कोई ना कोई लक्ष्य होता है। अब वो जो ग्रंथि है वो अपने स्राव को, जो भी वो सिक्रीशन कर रही है, उसे अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचा रही है, इसके आधार पर ग्रंथियों को हम याद रखना 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन सी, अभी 2 देखते हैं फिर एक अलग से देखते हैं। तो एक होती है हमारी सबसे पहले कौन सी, बहिस्रावी, याद रख लेना। और दूसरी कौन सी होती है, अंतःस्रावी और एंडोक्राइन। तो इसको जैसे डायग्राम में आप देख सकते हो कि भाई आप कोई भी बहिस्रावी ग्रंथि लो, कोई भी आप बहिस्रावी ग्रंथि की बात करो तो उसमें आपको क्या मिलता है, एक एरिया मिलता है जिसको हम स्रावी भाग बोलते हैं। मतलब इस वाले एरिया की जो सेल्स होंगी वो ये जो ग्रंथि स्राव बना रही है उसको बनाते हैं। फिर दूसरा इसमें आपको क्या मिलती है, एक नली मिलती है। तो वो क्या करते हैं, उस नली का इस्तेमाल करते हैं, इनका जो भी स्राव होता है, जो सिक्रीशन होता है, उसे डायरेक्टली कहां पर डाल देते हैं, लक्ष्य के ऊपर। जैसे भाई आपकी स्किन की मैं बात करूं तो आपकी स्किन हो गई, स्किन के नीचे क्या है, श्वेत ग्रंथि, आपकी स्वेट ग्लैंड हो गई। स्वेट ग्लैंड में देखोगे एक नली होती है, और लास्ट में एक भाग होगा जहां पे वो पसीना बनता है। तो जैसे आपको गर्मी लगती है, यहां से जो पसीना है ये बाहर आने लग जाता है, और डायरेक्टली इस नली के थ्रू कहां पर आ गया, स्किन के ऊपर। तो याद रख लेना भाई, बहिस्रावी ग्रंथि किसको कहते हैं। इस ग्रंथि में हमें क्या देखने मिलता है कि इनमें आपको एक नली मिलती है, और उस नली का इस्तेमाल करके इनका जो भी स्राव होता है ये सीधे कहां पर छोड़ देती हैं, अपने लक्ष्य के ऊपर छोड़ देती हैं। इसलिए इनको हम क्या नाम देते हैं, इनको नाम दिया जाता है बहिस्रावी ग्रंथि। बाकी दूसरी जो ग्रंथि है उसे क्या बोलते हैं हम, अंतःस्रावी, और इंग्लिश में इसको बोला जाता है एंडोक्राइन। अब एक चीज आप याद रखना भाई, जो बहिस्रावी ग्रंथि है उनके स्राव को अलग अलग नाम देते हैं। जैसे बहिस्रावी के एग्जाम्पल अगर आप देखो तो आपकी पाचन ग्रंथियां हो गई जो पाचन रस को बना रही है। फिर आपकी श्वेत ग्रंथि हो गई जो पसीने को बना रही है। फिर तेल ग्रंथि हो गई, जैसे आप स्किन पे देखो तो ऑयली होती है स्किन आपकी थोड़ी, तो वो ऑयल को बना रही है। आंसू ग्रंथि की बात करो तो वो आंसू को बना रही है। स्तन ग्रंथि की बात करो तो वो मिल्क जो है ना, दुग्ध, उसको बना रही है। तो आपकी जो बहिस्रावी ग्रंथि होती है उन सबके जो स्राव है वो अलग अलग होते हैं और उनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। लेकिन जो आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है
इनसे जो भी स्राव होता है उन सारे स्राव को क्या नाम दिया जाता है? हॉर्मोन्स। सबको हम क्या बोलते हैं भाई? हॉर्मोन्स बोलते हैं। अब अगेन वही कहानी कि भाई ग्रंथि है तो वहां पे कुछ कोशिकाएं होंगी जो स्राव को बना रही होंगी, लेकिन होता क्या है, इन ग्रंथियों में कोई नली नहीं होती। ये क्या करते हैं, अपना जो भी स्राव है उसे रक्त में डाल देते हैं। और फिर आप जानते हो भाई, रक्त तो शरीर के हर भाग में जा ही रहा है, तो वो जो स्राव है इनका वो रक्त से होता हुआ कहां पहुंच जाएगा? अपने जो लक्ष्य है वहां तक वो पहुंच जाता है, टारगेट तक। और एक चीज और याद रख लेना भाई, शरीर में तो करोड़ों कोशिकाएं हैं, तो वो जो हार्मोन है वो सिर्फ अपने लक्ष्य कोशिकाओं पे ही जाके कैसे काम कर पाता है? तो अभी के लिए इतना याद रख लेना कि भाई लक्ष्य कोशिकाओं पे हमेशा क्या मिलते हैं? हमें कुछ ग्राही मिलते हैं। जैसे आप याद रखना कि भाई जैसे हम कहते हैं पिट्यूटरी से एक हार्मोन रिलीज होता है एलएच। एलएच मेल में अगर हम देखते हैं तो वो एक ही कोशिका पे जाकर काम करता है जिसका नाम है लेडी कोशिका। और वो लेडी कोशिका पे ही क्यों काम कर पा रहा है? क्योंकि एलएच का जो रिसेप्टर होता है वो सिर्फ और सिर्फ कहां पर होता है? आपकी जो लेडी कोशिका होती है वृषण के अंदर, उसके अंदर होता है। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा लेडी कोशिका, वो हम आगे अलग जब रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं तब उसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। अभी खाली इतना याद रख लेना कि कोई भी हार्मोन सिर्फ अपने लक्ष्य पे ही क्यों काम कर पाता है? क्योंकि उसका जो रिसेप्टर है, टारगेट, वो सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य कोशिकाओं पे ही होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो भाई, जैसे नाम में मैंने आपको बताया कि भाई इन ग्रंथियों में क्या है, इन वाली में नली प्रेजेंट होगी। ग्रंथियों में क्या मिलती है? नली होती है, जिसका उपयोग कर ये अपने स्राव को सीधा अपने लक्ष्य पर डाल देती है। ठीक है, तो इन्हें हम बोल देते हैं हम बहिस्रावी। अंतःस्रावी में क्या भाई, इनका जो स्राव होता है जिन्हें क्या बोलते हैं हम? हार्मोन बोलते हैं। वो क्या करते हैं, उन कोशिकाओं के बाहर जो उत्तक द्रव्य है वहां डाल देते हैं, जहां से वो रक्त में पहुंचता है। फिर रक्त के थ्रू वो कहां पर पहुंचेगा? अपने लक्ष्य पर पहुंचेगा। तो जैसे भाई इसमें आप एग्जाम्पल्स याद रख सकते हो, जैसे मैंने भी आपको इस डायग्राम में बताया। ये जितनी भी ग्रंथियां आप देख रहे हो, हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, अधिवृक्क, वृषण, अंडाशय, जितने भी हॉर्मोन्स यहाँ से हैं वो सारे के सारे रक्त में जाएंगे और फिर रक्त से अपने लक्ष्य में पहुंचते हैं। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हो जाते हैं? आपके अंतःस्रावी के। ठीक है, तो याद रखना, अगर नली है तो बहिस्रावी, नली नहीं है तो अंतःस्रावी। अब तीसरा एक टॉपिक और कई जगह पर दिया हुआ है जिसको हम विषम स्रावी बोलते हैं। इस वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे ना तो आपको सिर्फ बही और अंतःस्रावी ही दे रखा है, लेकिन एक और होती है तो उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम। तो एक ग्रंथि है जिसको हम बहिस्रावी, इंग्लिश में इसको हम हेट्रोक्राइन मिक्स या फिर कंपोजाइट ग्लैंड बोलते हैं। मिक्स मतलब दोनों से मिलकर बनी हुई है। मतलब इस ग्रंथि में अगर आप देखोगे कुछ भाग कैसा होता है, कुछ भाग होगा बहिस्रावी, और कुछ भाग अगर आप देखोगे तो वो कैसा होता है? अंतःस्रावी होता है। इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं? विषम स्रावी ग्रंथि बोलते हैं। इसका एक एग्जाम्पल आपको याद रखना भाई, हमारे शरीर में जो अग्नाशय होता है, जो पेनक्रियाज है। अब जैसे पेनक्रियाज को अगर आप देखोगे, जैसे मान लो ये पेनक्रियाज हो गया, पेनक्रियाज के अंदर हम देखें तो हमें कई सारी ऐसे नलियां मिलती है। मतलब एक मेन डक्ट जा रही है, और वो मेन डक्ट कई सारी छोटी छोटी डक्ट्स के मिलने से बनती है। ठीक है भाई, अब याद रख लो कि भाई जैसे मान लो ये इतना सा पार्ट है, इस इतने से पार्ट को हम मैग्नीफाई करके यहां पर देख रहे हैं कि मान लो ये आपका छोटा सा भाग हो गया पेनक्रियास का, और इसको मैं मैग्नीफाई करके देख रहा हूं। तो इसमें आपको क्या देखने मिलेगा भाई, जो ये डक्ट्स इनको आके ज्वाइन कर रही है ना, ये वाली छोटी छोटी डक्ट्स, ये वाली सारी, इन सबके एंड में देखोगे तो ऐसे एक बलून जैसी संरचना मिलती है। ठीक है, और इसके अंदर ये जो कोशिकाएं हैं इनको हम बोलते हैं अग्नाशयी एसिनी। इनको क्या बोलते हैं हम? अग्नाशयी एसिनी बोलते हैं। और ये जो कोशिकाएं होती हैं ये क्या करती हैं? ये पाचन रस को बनाती है, अग्नाशयी रस को। फिर वो अग्नाशयी रस क्या है, यहां से होता हुआ इस नलियों के थ्रू कहां पर आता है? इनकी जो मेन नली है वहां पर आ जाएगा। फिर इस मेन नली से होता हुआ कहां पे चला जाता है? आपकी छोटी आंत का जो सबसे पहला भाग होता है जिसको डोडेनम बोलते हैं हम, या फिर इसको इंग्लिश में, हिंदी में हम ग्रहणी बोलते हैं, उस भाग में चला जाता है। तो भाई आप देख सकते हो कि यहां पर क्या था? कोशिकाएं थी, इन्होंने किसी रस को बनाया जिसको हम अग्नाशयी रस बोल रहे हैं, और वो कुछ नलियों के थ्रू होता हुआ डायरेक्टली आपके खाने के ऊपर चला गया, अपने लक्ष्य पे। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, ये वाला जो भाग है इसमें नलियां मिल रही हैं, तो ये भाग कैसा हो गया? ये हो गया आपका बहिस्रावी। इसके अलावा अगर अब याद रखना,
ये जो एसिनी होता है, इस एसिनी के बाहर आपको एक संयोजी उत्तक मिलता है। उस संयोजी उत्तक के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको कोशिकाओं के ऐसे छोटे छोटे ग्रुप दिखते हैं, झुंड दिखेंगे, जिनको हम लैंगरहैंस के द्वीप बोलते हैं। लैंगरहैंस के द्वीप। और ये जो लैंगरहैंस के द्वीप है, इनमें हमको 3 प्रकार की कोशिकाएं मिलती है। कौन कौन सी? अल्फा, बीटा और डेल्टा। भाई अल्फा जो कोशिका है वो एक हार्मोन बनाते हैं जिसका नाम है ग्लूकागोन। बीटा कोशिका एक हार्मोन बनाते हैं जिसका नाम है इंसुलिन। और डेल्टा कोशिका एक हार्मोन बनाते हैं जिसका नाम है सोमैटोस्टेटिन। ठीक है भाई, तो आप जानते हो भाई ये तीनों के तीनों हॉर्मोन्स हैं। और हॉर्मोन्स हमेशा कहां छोड़े जाते हैं? ये तीनों के तीनों कहां पे छोड़े जाएंगे? ब्लड के अंदर। और ब्लड के थ्रू फिर वो अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। तो भाई यहां पर क्या है, ये जो पार्ट है ये अपना स्राव कहां पे डाल रहे हैं? रक्त में। कोई नली यहां पर है नहीं, तो ये कौन सा भाग हो गया? ये हो गया आपका अंतःस्रावी। तो आप एक चीज याद रखना भाई, जैसे अग्नाशय की अगर हम बात करें तो अग्नाशय में ज्यादातर जो भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अग्नाशयी एसिनी। इसमें जो कोशिकाएं आती हैं वो क्या करती है? अग्नाशय रस को बना रही है, और फिर वो अग्नाशय रस कुछ नलिकाओं के थ्रू होता हुआ कहां पे? आपकी छोटी आंत में चला जाता है, डायरेक्टली आपके खाने के ऊपर। तो ये कैसा भाग हो गया भाई? ये हो गया आपका एक्सोक्राइन और बहिस्रावी भाग हो गया। इसके अलावा ये जो एसिनी भाग होता है, इसके बाहर जो उत्तक होता है, संयोजी उत्तक, वहां पर आपको कोशिकाओं के समूह मिलते हैं जिनको हम लैंगरहैंस के द्वीप बोलते हैं, और आइलेट ऑफ लैंगरहैंस बोला जाता है इनको। इसमें हमको 3 प्रकार की कोशिकाएं मिलती है। कौन कौन सी भाई? अल्फा कोशिका है जो ग्लूकागोन हार्मोन को बना रही है। फिर यहां पर एक बीटा कोशिका होती है जो इंसुलिन हार्मोन को बनाती है। और फिर एक डेल्टा कोशिका होती है जो यहां पर सोमेटोस्टेटिन को बनाती है। इनके काम क्या है हम अलग क्लास में डिस्कस करेंगे, पर अभी याद रख लेना। और ये तीनों कहां पर जाएंगे भाई? तीनों के तीनों जाते हैं ब्लड में। तो ये वाला जो लैंगरहैंस के द्वीप वाला भाग है, ये कैसा हो गया आपका? एंडोक्राइन, आपका अंतःस्रावी भाग हो गया। तो जैसा आप देख सकते हो कि भाई यहां पर क्या है, कुछ भाग बहिस्रावी और कुछ भाग अंतःस्रावी है। इसीलिए भाई इसको हम क्या बोल देते हैं? विषमस्रावी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया भाई किसके बारे में? ग्रंथिल उपकला के बारे में। तो हमने भाई क्या क्या पढ़ लिया आज? हमने पहले भाई ग्रंथिल उपकला देख लिया क्या होता है, कि भाई कोई एरिया है जहां से कुछ रिलीज होने लग जाए तो उसको ग्रंथि या ग्रंथिल उपकला बोल देते हैं। फिर वो 2 प्रकार का है, अगर एक ही कोशिका है तो एक कोशिकी है, बहुत सारी हैं तो बहुकोशिकी है। फिर जितनी भी ग्रंथियां होती है, हर ग्रंथि में से कुछ ना कुछ स्राव आ रहा है, और हर स्राव का शरीर में कोई ना कोई लक्ष्य होता है। अगर वो अपने लक्ष्य तक सीधे नलियों से पहुंचा रहे हैं तो उसको बोलते हैं बहिस्रावी। अगर उन्होंने रक्त में डाल दिया तो उसको बोलते हैं अंतःस्रावी। और अगर कोई ग्रंथि उसमें दोनों भाग है तो उसको हम बोल देते हैं विषमस्रावी। तो एग्जाम्पल्स के साथ इनके एक्सप्लेनेशन आपको बता दिए। आई होप आप लोगों ने कुछ सीखा होगा आज के लेक्चर से। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल।